आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस रिवीजन। जो छात्र छात्राएं कक्षा 10 में हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए साइंस रिवीजन उनके एग्जाम में बहुत ही सहायता करेगा। ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर का साइंस रिवीजन करा चुके हैं। पहला चैप्टर रासायनिक अक्रियाएं एवं समीकरण और दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। आज हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे, जो हमारा धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉट मेटल। तो हमने जो 2 लेक्चर 1 और 2 बताया है, वो प्लेलिस्ट में आप जाके दे सकते हैं। साइंस रिवीजन क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इस प्लेलिस्ट में आप जाके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो हम शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? लेक्चर 3 यूनिट 3। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एसटी पॉइंट। जो हम लोग वीडियो बनाते हैं, किस पे बनाते हैं? एसटी पॉइंट के ब्रांच है सब, जो सुनसान क्लास है एसटी पॉइंट। तो एसटी पॉइंट में हम लोग आज क्या देखेंगे? यूट्यूब चैनल का नाम ये है सुनसान क्लास। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं धातु एवं आधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। इससे धातु और अधातु पढ़ाने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। आपकी जो एसटी पॉइंट है, एसटी पॉइंट की एक शाखा जो यहीं पर है, वो क्या ओपन की है? आज इसका उद्घाटन था, आज ओपनिंग था। क्या था आप लोग देख सकते हैं, ये ओपनिंग हुई है, इसकी ओपनिंग की गई है। ठीक है, इसकी ओपनिंग हमारा आज हुआ है। डिसेक्टेड लाइब्रेरी, ठीक है, डिसेक्टेड लाइब्रेरी। और आप जिस चैनल पे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है सुनसान क्लास। ठीक है, आप विजिट कर सकते हैं। और इसकी जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है, ऑफलाइन कोचिंग, और सुकुमार क्लासेस, एड्रेस क्या है? रायपुर चौराहा, इस नाम से चलती है। दिस इंस्टीट्यूट इज ए ब्रांच ऑफ एसटीपी। ये एसटीपी की एक ब्रांच है। एसटीपी यानी एसटी पॉइंट, एसटी पॉइंट यानी सुकुमार टेक्निकल पॉइंट। ये पूरा एसटीपी का फुल फॉर्म है। तो आप अगर नियर बाई हैं, इस रायपुर चौराहे के नियर बाई हैं, इसके 2-4-6 गांव के एरिया में हैं, तो आप लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हैं। लिमिटेड सीट ज्वाइन नाउ, आप इस सीट को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप वहां भी ऑनलाइन माध्यम से आप किसी भी चैनल पे पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो उनको ऑनर है सुकुमार सर है। ठीक है, और टेलीफोन नंबर, कोई चीज करना हो तो आप इस टेलीफोन नंबर पे 7052106210 पे संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल, इसका टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन इस मोबाइल नंबर पे आप पूरी डाटा इन्फॉर्मेशन इसके व्हाट्सएप पे पा सकते हैं, 7052106210 पे। ठीक है, आपकी लाइब्रेरी जो सर्विस है 24/7 है, 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है। आप विजिट कर सकते हैं अगर नियर बाई है तो इतना खुशखबरी आपको देना था। हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक बातें क्या पढ़ने वाले हैं, भूल गए क्या? नहीं, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम यहाँ शुरू करते हैं, टाइम लेते हुए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। बोर्ड एग्जाम आपके पास से 18 तारीख से, इसलिए हम आपको साइंस रिवीजन करा रहे हैं। साइंस रिवीजन आपको, आप हमें मान के चल रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ रिवीजन के उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं, तो हम रिवीजन कराते हैं। देखो, पहला जो है हमारा क्या है? धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। पहला क्या है? हेडिंग, पहला हेडिंग क्या है? चैप्टर नेम क्या है? धातु अधातु, यही है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, समझो रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो धातु, मेटल। तो धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है। धातु का जो ज्ञान है बहुत सदियों से पुराना है। जो कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तनों, हथियारों, अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। यानी जो कॉपर की धातु थे,
तांबा की धातु है, इसका उपयोग बर्तन और हथियारों को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का प्रयोग मूल हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं का हवाई जहाज बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में, रेल पटरियां बनाने में, अन्य वस्तु कार, मोटरसाइकिल, बर्तन जो भी है, तार, वायर, ट्रांसमिशन लाइन सब बनाने के लिए किसके उपयोग किया जाता है? धातु का। धातुओं के उदाहरण क्या क्या है? धातु का आयरन, ये क्या है? आयरन, जिसका सिंबल एफ है। ये है कॉपर यानी तांबा। ये क्या है? एल्युमिनियम। और ये क्या है? मैग्नीशियम। और ये क्या है? लेड। ये क्या है? जिंक। ये क्या है? सोडियम। एल्युमिनियम सर्वाधिक पर्याप्त धातु है पृथ्वी पर, सबसे अधिक एल्युमिनियम की मात्रा है अर्थ पे। चलिए आगे बढ़ते, रिवीजन ही कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म की ओर बढ़ते हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या है? धातुओं को पढ़ने जा रहे हैं। भौतिक गुणधर्म, धातुओं की सतह चमकदार होती है, इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। इस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, और प्रत्येक की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे आयरन, आयरन हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लायर है, एक किसका बना हुआ? आयरन। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। दब रहा है? नहीं दब रहा ना। तो इसी प्रकार इसमें लिखा है कि प्रत्येक धातु कठोरता अलग अलग होती है। ठीक है। कुछ धातुएं को पीट कर उन्हें पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। आघातवर्धता, आघातवर्धता कहते हैं। यानी कुछ धातु जिसे पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, उससे बोलते हैं आघातवर्धता। सबसे अधिक आघातवर्धता सोने की होती है। किसके? सोने मतलब सो नहीं जाना, सोना मतलब आभूषण जिससे बनता है, गोल्ड। उसकी आघातवर्धता सबसे अधिक होती है। उसे चादर की नहीं, एक पन्नी कितना पतला उसे पीट कर बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुएं समानता उष्मा की सुचालक होती है। सभी धातुएं क्या होती है? लगभग सभी धातुएं क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा के सुचालक, उष्मा की लगभग समानता। एक दो धातु ऐसे जो उष्मा की सुचालक नहीं होती है, लेकिन समानता सभी क्या होती है? उष्मा के सुचालक होते हैं। और धातुओं विद्युत के भी सुचालक होती है। विद्युत मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो सके, जैसे लाइट और स्मार्ट बोर्ड और ट्यूबलाइट ये सब जल रही हैं। इसमें क्या है? जो वायर बने कॉपर के बने। किसके बने हैं? कॉपर। कॉपर क्या है? मेटल। तो मेटल में हमारा किसका फ्लो हो रहा है? करंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। जो धातु किसी कठोर सतह से टकराती है, जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज उत्पन्न करते हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। जैसे आपके स्कूल में बेल, क्या बेल घंटी बजती है। घंटी होती है किसके? जो घंटी लगी होती है किसकी होती है? मेटल के। लेकिन उसमें ठोस यानी कठोर सतह लकड़ी की बनी होती है। लकड़ी की हथौड़े से जब उसे पीटते हैं तो क्या करती है? आवाज करती है। उससे हम बोलते हैं ध्वनिक। धातुओं को तार के रूप में खींचकर, धातुओं के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यानी सभी धातुओं क्या किया जाता है? एक खींचा जा सकता है। तार के रूप में क्या किया जाता है? खींचा जा सकता है। तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यानी कोई भी धातु है उसे खींचकर एक तार के रूप में हम बदल देंगे। इस गुण को हम क्या कहते हैं? धातुओं की तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुओं की। अब देखो कठोर धातु कौन कौन से? कठोर धातु आयरन, ये क्या है? आयरन। कठोर धातु क्या है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। कठोर धातु क्या क्या है? आयरन,
कॉपर एल्यूमिनियम, आयरन कॉपर एल्यूमिनियम। जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं और एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं। ये सब क्या है, कठोर धातु में आते हैं। किसमें आते हैं, कठोर धातु। किसमें आते हैं, कठोर धातु। नरम धातु कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार हो रहा है। नरम धातु सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम यानी Na और पोटेशियम यानी K। ये हमारे क्या है, नरम धातु। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु जिससे चादर रूप के पन्नी के रूप में पीट पीट कर किया जा सकता है। तो सोना सबसे अधिक इसका आघातवर्धक है। उसके बाद चांदी, सोना दो बार लिखिए। चांदी जो है Ag होता है, सोना क्या होता है Au, और Ag मतलब चांदी। ठीक है, आगे चलते हैं। उष्मा की सुचालक धातुएं, उष्मा की सुचालक धातुएं चांदी, तांबा, ठीक है, और धातुएं हैं सब क्या उष्मा सुचालक हैं। सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना। सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धक धातु क्या है, सोना। यानी सोना ही सोना, लेकिन इस समय मत सोना वरना तुम जाओगे सो। जो सोवत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। ठीक है, तो सोना मत समझ लेना। सोना यानी इस समय तुम जा के पढ़ो, तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ये सोना नहीं मतलब सर कह रहे सोना सबसे अधिक सोना है, सोना मतलब एक सोना। अगर सो जाओगे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक तन्य धातु क्या है, सोना। सबसे ज्यादा क्या है, सोना। सबसे ज्यादा सोना मतलब सोना नहीं, ये मेटल है सोना। ठीक है, गोल्डन। उष्मा की कुचालक धातुएं लेड, मरकरी। उष्मा की कुचालक धातुएं क्या क्या है, लेड और मरकरी। लेड और मरकरी, लेड और मरकरी क्या है, ये धातु है लेकिन ये उष्मा के कुचालक है। इसमें उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव न्यूनोस्टर। अब आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं का दहन। सबसे पहले क्या पढ़ें, धातुओं को दहन। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ देखियो शब्द समीकरण क्या दिया है, देखियो शब्द समीकरण। धातु प्लस ऑक्सीजन मिल क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। धातु प्लस ऑक्सीजन मिल क्या बनाएंगे, धातु और ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, यस। तो क्या है, शब्द समीकरण मैंने पहले भी पढ़ा चुका, इस रूम में लिखा रहेगा तो इसे बोलेंगे शब्द समीकरण। और इसे फार्मूला रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, राइट। देखियो ये क्या है, कॉपर, पहली धातु क्या है, कॉपर। और इसका अपक्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंस यानी अपकारक। अब इसको जब रिएक्शन करा क्या बनाए हैं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या है, एक धातु ऑक्साइड है, बन गया। अब एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम की अपक्रिया ऑक्सीजन का क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए देखो, ठीक है, Cu2 प्लस यहाँ 4 से गुणा, बैलेंस करना हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या, ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल क्षार से, अम्ल या क्षार से दोनों से अपक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड एसिड एंड बेस से रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर प्रदान करती हैं, उससे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड।
देखते हैं कैसे प्रदान करते हैं, कैसे ये प्रदान करते हैं। हम देख सकते हैं, देखिए देखिए इसमें हम देखेंगे अच्छे से। चलिए नोट डाउन। ये क्या है? धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब क्या है? ये अम्ल है क्योंकि H प्लस आयन है तो अम्ल है। अब इसके साथ अपक्रिया करके क्या 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 बनाएंगे? साल्ट और वाटर। क्या क्या क्या? साल्ट और वाटर, जल और लवण। तो क्या बनाई है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनाई है और जल बनाई है। बैलेंस करना पहले चैप्टर में सिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं कैसे बैलेंस हुआ, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हैं। क्या रिवीजन कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं तो ये पहले चैप्टर में आप जाके देख लें, क्यों टाइम है बेकार करें। आप देखो ये भी क्या है? धातु ऑक्साइड है। इसका अपक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलेगा? ये मिलेगा लवण और जल, साल्ट एंड वाटर मिल गया। बैलेंस करना पहले चैप्टर सिखाए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, आप जाके देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट देखिए साइंस रिवीजन आप क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जाम 2026, ठीक, देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है? ये हमारा क्या था? एसिड था। क्या था? एसिड। ये क्या था? एसिड। ये क्या है? बेस है। ठीक है। आप पढ़ते हैं एनोडीकरण। क्या पढ़ते हैं? एनोडीकरण। क्या पढ़ते हैं? एनोडीकरण। क्या पढ़ते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण क्या है बताते हैं, समझ में आ रहा? एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली 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 को मतली क्यों लिखो हो? पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इससे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। समझ में आया? मतलब जो एल्युमिनियम है उस पे एक मोटी ऑक्साइड क्या चढ़ा देंगे? परत, जो उसके संसार से रक्षा करेगा, यानी खराब नहीं होने देगा। और एल्युमिनियम के 60 परत से संसार से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संसार से अधिक बचाया जा सकता है, अधिक सुरक्षित। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तन सल्फ्यूरिक अम्ल, किसमें? तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये तैयार हो जाता है। ठीक है। एनोड, एक कैथोड एक एनोड, बैटरी की तरह इसको एक तरफ एनोड बना दे, एक तरफ कैथोड बना के इसकी विद्युत अपक्रिया करा देंगे तो हमारा बन जाएगा। आप ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा एनोडीकरण क्या कहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। आखिर धातुएं जब जल में डुबो जाते हैं, जल में इससे में उसका अपक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, हम इसे पढ़ते हैं। धातु जल के साथ धातुएं जल के साथ धातुएं जल के साथ धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। एक धातु है, धातु का क्रिया जल से करा दोगे तो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है। यही प्रक्रिया आपने पढ़ा था जब अम्ल को धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती थी। तो यहाँ भी जब धातु के अपक्रिया जल के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रही है? हाइड्रोजन गैस। देखो क्या है, पोटेशियम है और H2 अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड बना और क्या बन गया? हाइड्रोजन बन गया। ये हाइड्रोजन गैस है, गैस को ऊपर, राइट। ये क्या? सोडियम है, ये जल है, अपक्रिया कराएंगे तो NOH बना और क्या मिला? H2, यानी ये क्या है?
गैस, हाइड्रोजन गैस। तो देख सकते हैं बैलेंस करना याद है, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में जाके देखो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, आगे बढ़ते हैं। धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया मैंने पढ़ा चुका हूं, ये जो अब बताने चल रहे हैं ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 2 में पढ़ा चुके हैं। याद आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? धातुओं के अम्लों के साथ अपक्रिया कराते हुए क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। मैंने चैप्टर 2 में बताया है, अभी मैंने जब धातु का अपक्रिया जल के साथ करा रहे थे तब भी बताया, लेकिन नहीं समझ में आते। यहाँ देखो, जब धातुओं की अपक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती, संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती। देखो, संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस दी है, संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस दी है। इसके पहले जब क्या दिया था? इसके पहले हमने जब कराया क्या दिया था? इसके पहले हम लोग ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? हम लोग ज्यादा आगे बढ़ गए। इसके पहले हमने यहाँ कराया था जल के साथ। तो जल के साथ क्या मिला था हमें? हम दिखाते हैं। जल के साथ जब कराया था क्या मिला था? ऑक्साइड मिला था। जल के साथ जब जल के साथ कराया था क्या मिला था? ऑक्साइड। लेकिन यहाँ इसके साथ करा रहे हैं तो लवण मिलेगा, ठीक है। जल के साथ कराया था क्या मिला था? ऑक्साइड। जल के साथ कराए थे ऑक्साइड मिला था, ठीक है। और इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? लवण, ठीक है। ये मैंने चैप्टर 2 में बता चुका। धातु का अपक्रिया जब अम्ल के साथ कराते हैं तो संगत लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है, संगत लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। देखो Mg है, Mg है, मैग्नीशियम है, इसका अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो MgCl2 और ये 2 मिला, ठीक है। बैलेंस है, राइट, बैलेंस है, ठीक है, ये बैलेंस है। अब जेड जिंक की अपक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे, JnCl2 और H2 मिला, H2 क्या है? गैस है। तो ठीक है, जब भी धातु की अपक्रिया जल के साथ कराई जाएगी तो क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन जब यही अपक्रिया किसके साथ कराई जाएगी? अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस और लवण में। हाइड्रोजन गैस दोनों मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है। जब जल से कराएंगे तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड। आते हैं आगे, देखते हैं धातुओं की लवणों के साथ अपक्रिया। अब धातु है, उसकी अपक्रिया किससे कराएंगे? साल्ट से। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। कोई कम क्रियाशील होता है, कोई अधिक क्रियाशील होता है। जो ज्यादा क्रियाशील है रिएक्शन जल्दी कंप्लीट करेगा, जो कम क्रियाशील है रिएक्शन कम समय में कंप्लीट करेगा। अधिक अपक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन या गलित अवस्था से विस्थापित करती हैं, गलित अवस्था से विस्थापित करती हैं, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देंगे। जैसे आप हैं अधिक क्रियाशील, जैसे आप किसी फंक्शन में चले गए, कोई लड़का कुर्सी बैठा है तो आप हैं अधिक क्रियाशील, कहोगे छोटू उठो, छोटू को उठने के विचार नहीं है तब भी उठ जाएगा, क्योंकि आप अधिक क्रियाशील है ना, तो आप उठा दे। उसी प्रकार जो अधिक क्रियाशील है वो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। 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 क्या होता है? विस्थापित कर देता है। यस यस, हाँ, अधिक क्रियाशील रहेगा तो अपने से कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित करेगा, ठीक है। जैसे एक क्या है? धातु ए, और क्या है? बी लवण विलयन, और ए लवण विलयन और धातु बी। देखो विस्थापित हो गया ना। शब्द समीकरण, ये क्या हुआ? शब्द समीकरण, ठीक है, शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण में यही एक को दूसरे को विस्थापित करने की क्रिया को
क्या कहते हैं इसे, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। आते हैं, हम पढ़ते हैं एक्वा रेजिया। क्या पढ़ते हैं? एक्वा रेजिया। एक्वा मतलब जल की बात चले गया है। जैसे आप स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, एक्वालाइट। एक्वालाइट मतलब जल से सुरक्षित करेगा। डिस्प्ले आती है एक्वा कॉर्ड कप डिस्प्ले। तो मोबाइल में जिस मोबाइल का डिस्प्ले एक्वा होगा वो पानी में चल सकता है। क्या? पानी में चल सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे उसी चीज का बात करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे रॉयल जल का लैटिन शब्द है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। क्या होता है? ताजा मिश्रण होता है। इसका 3:1 के अनुपात में सांद्र क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ 3 टाइम्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, 1 टाइम्स नाइट्रिक एसिड लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। क्या? HCl और नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। HNO3 इसको लेंगे, राइट। इसका अनुपात कितना होगा? 3:1। ठीक है, ताजा मिश्रण होता है। इसका क्या होता है? ताजा मिश्रण होता है। या गोल्ड को भी गला सकता है, या गोल्ड को भी गला सकता है। इतना खतरनाक एसिड है। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ, भवकता द्रव होने के साथ, भवकता द्रव होने के साथ, भवकता द्रव होने के साथ परबल संक्षारक है। परबल संक्षारक है। परबल संक्षारक है। या गोल्ड एवं प्लेटिनियम जैसे धातु गलाने में समर्थ है। या गोल्ड तथा प्लेटिनियम जैसे धातुओं गलाने में सक्षम है। क्या? क्या सक्षम है? इस धातु का नाम याद कर लो, एक्वा रेजिया। रॉयल जल लैटिन शब्द है एक्वा रेजिया। ये सोना और प्लेटिनियम को गला सकता है। ठीक है, धातुओं सक्रियता श्रेणी क्या है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उससे सक्रियता श्रेणी क्या है? आरोही, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हैं वो ऊपर होंगे, जो कम क्रियाशील धातु है वो नीचे होंगे। क्या होंगे? जो सबसे अधिक क्रियाशील है ऊपर होंगे और कम क्रियाशील होंगे नीचे होंगे। इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? धातु सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? सोडियम पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है? गोल्ड प्लेटिनियम। तो सोडियम पोटेशियम सबसे अधिक क्या है? क्रियाशील है। सोडियम N, पोटेशियम K, गोल्ड AU, प्लेटिनियम PT शायद। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो अधिक क्रियाशील है ऊपर होंगे, कम क्रियाशील नीचे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा अभी हमने पीछे ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट एक्वा रेजिया, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमने सक्रियता श्रेणी देखा। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अधातु में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधातु। अधातुएं, धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। सबसे अधिक क्या है? धातु, इससे कम क्या है? अधातु। उदाहरण के लिए सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है? अधातु। ठीक है,
नोट, ब्रोमीन ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी धातुएं ठोस अवस्था या गैस अवस्था में होती है। ठोस या गैस अवस्था में। तो द्रव क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में? लिक्विड। लिक्विड अवस्था में। बाकी इसके अलावा जितने धातु हैं गैस या ठोस की अवस्था में होते हैं। धातुओं के गुणधर्म, अधातुओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। अधातुओं के गुणधर्म पढ़ते हैं। अधातुएं अघातवर्ध नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात, अधातुएं अघातवर्धक नहीं होती है, तन नहीं सकती हैं। जैसे प्लास्टिक है, अधात है, ये क्या होगी? तनेगी नहीं, तानोगे तो टूट जाएगी, नहीं तनेगी। तो ये क्या होती है? इससे चादर कितना पीट के पतला नहीं किया जा सकता है। अगर देखो लोहा है, इस पे हथौड़ा चलाओगे तो धातु है, इसका आघातवर्ध हो सकता है, दब सकता है, लेकिन इस पे तुम एक हथौड़ा चला दो, स्वाहा हो जाएगा। ठीक है। अधातु तन नहीं होती है तथा ये भंगुर होती है। अधातु क्या होती है? तन नहीं होती है। तो इससे तान के हम तार रूम लंबा नहीं किया, अगर तानेंगे क्या होगा? टूट जाएगा। तानेंगे टूट जाएगा। ठीक है। अधातु उष्मा की कुचालक होती है। अधातु उष्मा की कुचालक होती है। चालक मतलब यहाँ अगर हीट करते हैं तो यहाँ भी हीट हो जाता है, लेकिन अचालक मतलब यहाँ हीट करेंगे ये जल के स्वाहा हो जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर गर्म भी नहीं होगा। ठीक है। तो क्या है? ये होती है कुचालक। अधातुओं में चमक नहीं होती है। चमक अधातुओं में नहीं होती। देखो इससे ऐसे ऐसे रगड़ोगे, ऐसे ऐसे खपते रगड़ोगे, इसमें क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। इससे रगड़ो, इसमें कोई चमक नहीं आएगी। ठीक है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसके धातु जो गलनांक और क्वथनांक क्या है? बहुत कम होते हैं अपेक्षाकृत। गलनांक रच के हीट करो, गल के एकदम खत्म हो जाएंगे। अधातुएं कमरे के नाम पर ठोस द्रव गैस के रूप में हो सकती है। अधातुएं कमरे के नाम पर ठोस द्रव गैस के आधार पे हो सकती है। यहाँ धातु ठोस भी होगी, द्रव होगी, गैस होगी। द्रव में क्या है? सिर्फ ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीनियम। अब अधातुओं के रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे। अधातुओं के रासायनिक अपक्रिया। अधातुओं के रासायनिक अपक्रिया। अधातुओं के रासायनिक अपक्रिया। ठीक है। तो पहला क्या है? पहला ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अपक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अधातुओं का ऑक्सीजन अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है। क्या बनाती हैं? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे शब्द समीकरण क्या? अधात और क्या है? ऑक्सीजन है, और क्या बना? अधात ऑक्साइड। वहां धात ऑक्साइड बनता था, यहाँ अधात ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है। अधात ऑक्साइड के अम्लीय ऑक्साइड भी कह सकते हो। ठीक है। तो वहां भी हमने ऑक्सीजन से अपक्रिया कराया, तो धातु में यहाँ भी कराते हैं। ठीक है। क्या क्या बना? जैसे ये हमने बताया इस तरह से लिखा है, तो इसे बोलेंगे शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। और इस तरीके से लिख दिए हैं तो क्या कहेंगे इससे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। नोट, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल के में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जल में घुल के अम्ल बनाते हैं। ठीक है। तो अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ये तुम्हारा
नोट पॉइंट है, ठीक है, तुम्हारा नोट पॉइंट है। क्या है? नोट पॉइंट। नोट कर लो भैया, ठीक है। ये देखो क्या है, आधात ऑक्साइड है, जल सात अपक्रियक क्या बनाई है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। क्या बना दी? कार्बोनिक अम्ल, काम्लोमिक अम्ल H2CO3। दूसरा अम्लों के साथ अपक्रिया। अब किसके साथ करा रहे हैं? अम्लों के साथ। वहां धातुओं के अम्लों के साथ अपक्रिया कराया था, क्या मिला था? हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या मिलेगा? अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करती है। तो किसके किसके साथ होती है? वहां धातुएं सभी अम्लों के साथ अपक्रिया कर लेती थी, यहाँ धातुएं किससे कर रही है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, राइट, अपक्रिया करते। तो देखो आधात क्या है? सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल साथ अपक्रिया कराई, क्या बनाई है? सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाई है। क्या बनाई है? सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाई। वहां अपक्रिया करती थी, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती थी, लेकिन यहाँ ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना रही, यहाँ ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रही है और क्या बना रही है? जल बना रही है, यानी आधात ऑक्साइड और वाटर बना रही है, ठीक है। आधात ऑक्साइड और वाटर बना रही। फास्फोरस नाइट्रिक एसिड साथ अपक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बने? H3PO4 और H5NO2 H2O, ये बना है, ठीक है। अब इसका अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। जब आधात अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, इसको देखते हैं। आधात का अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? आधात का अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? आधात का अपक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो आधात क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? क्लोराइड। देखो आधात सल्फर है, क्लोरीन से अपक्रिया का बनी है, क्या बना? सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड 2 कॉमन है, 2HCl लिख सकते हैं, 2HCl ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। चौथा, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। जब इसका अधातु का अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, अधातु हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाती हैं? सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाती हैं। जैसे H2S, H2S क्या बन गया? हाइड्रोजन के साथ आधात अपक्रिया कराया, H2S बन गया। देखो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्कृष्ट गैसों के नाम, उत्कृष्ट गैसों के नाम, हीलियम, नियान, आर्गन और जिलान, ठीक है, जियान है क्या है, ठीक है। ये हमारे क्या है? उत्कृष्ट गैसों के नाम है। आगे चलते हैं। द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधात, धातु नहीं धात, द्रवावस्था में पाई जाने वाली धात क्या है? मरकरी। और द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधात केवल क्या है? ब्रोमीन। ये क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है। ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखकर पिघलने लगते हैं, ऐसी धातु जिसे हथेली पर रखेंगे और क्या होने पिघलने लगेगी, ठीक है, लगती है, गैलेनियम और सीजियम है। गैलेनियम और सीजियम को जब हाथ पर रखेंगे तो गलने लगेगी, जैसे बर्फ गल जाती है, ठीक है। ऐसी धातु जो चमकीली होती है आयोडीन है। तो एक ही धातु है जो चमकीली होती है, उसका नाम क्या है? आयोडीन। एक ही धातु है जो क्या है? द्रवावस्था। एक ही धातु है जो द्रवावस्था में होता है और एक ही धातु है जो चमकीली होती है। ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक होती है वो ग्रेफाइट है। ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक है वो क्या है? ग्रेफाइट है। तो ऐसी धातु जो द्रव रूप में है वो है ब्रोमीन। ऐसी धातु जो चमकीली होती है वो है आयोडीन। ऐसी धातु जो विद्युत सुचालक होती है वो है ग्रेफाइट। क्षारीय धातु क्या क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। क्षारीय धातु क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये है। अपरूप, अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पढ़ लो भैया, इसको छोड़ो मत। अपर रूप यानी एक ही एटम के कई सारे रूप, एक ही एटम के, एक ही परमाणु के कई सारे रूप, एक ही एटम के, एक ही परमाणु के कई सारे रूप। ठीक है, एक ही एटम, एक ही परमाणु के कई सारे रूप। ठीक है, यहां देखो, अपर रूप। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। कार्बन ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, अपर रूप है। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होती है। यानी अपवर्तनांक अधिक है तो ये सबसे ज्यादा सघन भी होगा। अपवर्तनांक अधिक है तो सबसे ज्यादा सघन भी होगा और सबसे ज्यादा कठोर है, और इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक, यानी इसका सब कुछ अधिक है। इसका अपवर्तनांक भी अधिक है, इसका सघनता भी अधिक है, इसका गलनांक भी अधिक है, इसका क्वथनांक भी अधिक है। एक किसका रूप है? कार्बन का। और कार्बन का रूप कोयला भी है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। कार्बन का रूप ही क्या है? ग्रेफाइट है, लेकिन विद्युत का सुचालक है। और कार्बन का ही रूप क्या है? कोयला, चारकोल, चारकोल, कोयला। ठीक है, आयनिक यौगिक क्या है? आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। यानी आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, एक धातु होगा, एक अधातु होगा, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इससे बोलते हैं आयनिक या सहसंयोजक यौगिक। तो इसमें क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। किसके द्वारा बनते हैं? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक ने संयोजक बंध, आयनिक बंध, संयोजक बंध, संयोजक बंध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संयोजक बंध। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलो वीर तुम बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़ते चलो। उदाहरण के लिए NaCl, लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम Cl2 क्या है? ये क्या है? आयनिक। ये क्या है? आयनिक। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं चलिए आयनिक हाइड्रोजन से अक्रिय धातुओं के ये सब पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक छूट रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, छूट रहा है, चलो ठीक है। क्या है? एक ऐसे बने हैं आयनिक बंध, संयोजक बंध से बने। Na+ है इसमें, Na+,
Cl माइनस, परस्पर संयोजन किए Ca डबल प्लस Cl2 माइनस, Ca डबल प्लस O डबल माइनस, Mg डबल प्लस Cl माइनस। इससे बने हैं आयनों के परस्पर इलेक्ट्रॉन का स्थान से बने हैं, उससे बोलते हैं आयनिक। आयनिक क्या शब्द है वो देखना पड़ेगा, वो बार बार आ नहीं रहा है। उत्कृष्ट हीलियम नियान हो गया। डाट ही आ रहे, इसके बीच में पेज और था, वही मैं ढूंढ रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, बीच में पेज मिल नहीं रहा है, एक बार हम देखते हैं फिर से मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इस पेज की हम बात कर रहे हैं। तो धातु अधातु के परस्पर स्थानांतर से बनते हैं। धातु धातु के परस्पर स्थानांतर से बनते हैं, राइट। चलिए, नहीं दिख रहा, छोड़ो। एग्जाम्पल हो गए धातु धातु के परस्पर स्थानांतर में आयनिक यौगिक के गुणधर्म, यानी आयनिक यौगिक जो आयनों के परस्पर स्थानांतर से बनते हैं उसे हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। जैसे यहाँ धनान और ऋणान के स्थानांतर से बने हैं तो क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या क्या? भौतिक, भौतिक प्राकृति। तो आयनिक यौगिक समानतः ठोस एवं कठोर होते हैं, ठोस भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन के मध्य परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। समान रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है, इनकी प्रकृति भंगुर होती है। तो आवेशित आयनों के मध्य परबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, समांतर रूप में ये प्रकृति भंगुर। अब हमें बताओ, Na प्लस है, Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन दे के प्लस हुआ है तो 2 8 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लेके हुआ है माइनस तो 2 8, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। अब दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इसी अट्रैक्शन जिसके वजह से हो रहा है, इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, इसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं, इसकी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं परबल वैद्युत आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? आकर्षण बल वैद्युत। ठीक है, क्या बोलते हैं? आकर्षण बल। ठीक है, देखो यही हम ढूंढ रहे थे। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। देखो धातुओं, धातुओं से अधातुओं के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक को आयनिक यौगिक कहा जाता है, इसे वैद्युत संयोजक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, क्या पढ़ते हैं? गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं, इसका क्वथनांक और गलनांक अधिक होता है, क्योंकि ये वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसलिए मजबूत होते हैं। घुलनशीलता, क्या? घुलनशीलता, घुलनशीलता। वैद्युत संयोजक यौगिक समानता जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। तो क्या होते हैं? ये
जल में घुलनशील होते हैं, और केरोसिन यानी तेल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल जानते हो गैस, जैसे गैस ब्लॉकों में अविलेय होते हैं यानी मिलते नहीं है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करती। जो आयनिक यौगिक होते हैं एक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी धातु अधातु के परस्पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बने हैं, तो ठोस अवस्था में विद्युत के चालन नहीं करते, लेकिन ये आयन यौगिक परंतु गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक है जब टूटेंगे तो H+ Cl- आयन के रूप में टूट जाएंगे, और आयन में इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी विद्युत का चालन करेंगे। धातुओं की प्राप्ति, धातुओं की प्राप्ति आखिर कहां से मिलते हैं? पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक को खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूपटपट्टी, पृथ्वी के सतही पे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। जो पृथ्वी पे तत्व या यौगिक पाए जाते हैं भूपट्टी पे, उसे तत्व या खनिज कहते हैं। शुद्ध है तो तत्व कहेंगे, अगर मिश्रित है तो यौगिक कहेंगे, यानी अपने ही एटम से बना है तो तत्व, कई एटम मिल के बने हैं तो यौगिक खनिज कहेंगे। यौगिकों को खनिज कहते हैं, तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होता है जिससे निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होता है, जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होता है, देखो तत्व यौगिक है, अब तत्व यौगिक है ठीक है, लेकिन जिसमें विशेष धातु काफी अधिक मात्रा में होता है जिससे निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब पढ़ते हैं धातुओं का निष्कर्षण। क्या पढ़ते हैं? धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। देखो निष्कर्षण लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो निष्कर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष यानी रिजल्ट। कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, तथा कुछ अधातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं। ठीक है, कुछ धातुएं हैं जो प्रॉपर्टी पे स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है। जो नीचे धातुएं हैं वो सबसे कम क्रियाशील है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं सोना, चांदी, तांबा, ये क्या है? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम सबसे ऊपर है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के में रूप नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, ये क्या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र अवस्था में ये नहीं पाए जाते। स्वतंत्र अवस्था में सिर्फ सोना, चांदी, तांबा ही पाया जाता है। ठीक है, सोना। देखिए रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है। ठीक है,
इसलिए आप भी मेहनत करिए थोड़ा सा, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं शायद, हम तब भी आपको पढ़ा रहे हैं। 12 बजने में मात्र 7 मिनट बाकी है। 12 बजने में कितना मिनट बाकी है? 12 बजने में देखिए 7 मिनट बाकी है सिर्फ। कितना मिनट बाकी है? 7 मिनट। फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। 12 बजने में 7 मिनट बाकी है। कितने मिनट बाकी है? 7 मिनट, ठीक है। तभी पढ़ा रहे हैं। ये वीडियो आपको सुबह पब्लिक हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। अयस्कों का शुद्धिकरण या समृद्धिकरण। अयस्कों का शुद्धि या समृद्धिकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी जो हमने क्या, जो तत्व और यौगिक पाए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। जो भारी मात्रा में होते हैं उससे हम बोलते हैं तत्व अयस्क, ठीक है। खनिज बोलते हैं। जो तत्व और पाए जाते हैं भारी मात्रा में होते हैं अयस्क बोलते हैं। जो भारी मात्रा में होते हैं और जो ऐसे पाए जाते हैं उससे हम बोलते हैं तत्व यौगिक, उसे बोलते हैं खनिज। यदि भारी मात्रा में होगा तो उसे बोलेंगे अयस्क। तो जो अयस्क मिलेगा उसमें मिट्टी, रेत अधिक बहुत सी अशुद्धियां होती है। तो जो धातु मिलेगा उसमें बहुत सारी क्या होंगी? अशुद्धियां होंगी, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। अशुद्धियां होती हैं बहुत, उससे गैंग बोलते हैं। अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्कों को सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्कों को सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग यानी शुद्धि भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके गैंग हटाया जाता है, अशुद्धि हटाया जाता है। यानी इसके बहुत सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म का प्रयोग करके हम इसको अशुद्धियां दूर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते चलो, किसी न किसी दिन तुम कामयाब होगे, हम होंगे कामयाब। चलिए, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अपक्रियाशील होती हैं। नीचे जो है कम अपक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क सिनाबार HgS है, ठीक है। जो कम सक्रियता श्रेणी में आने वाले नीचे आने वाले धातुएं कम अपक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड को केवल गर्म करने से प्राप्त हो जाता है। इसके ऑक्साइड क्या होता है? गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क क्या है? सिनाबार HgS। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित, 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 सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं को निष्कर्षण। आयरन, जिंक, आयरन, जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, कॉपर की अपक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। जो आयरन, जिंक है, कॉपर है, आयरन, जिंक, कॉपर ये मध्य श्रेणी में है। अपक्रिया मध्यम होती है। प्रकृति में यह धातुएं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, किसके रूप में पाई जाती हैं? सल्फाइड या कार्बोनेट को। तो इसकी अशुद्धियों को हम दूर करते हैं। किसके दूर करते हैं? जो आयरन, जिंक होते हैं सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इससे हम क्या करेंगे? इससे हम जाके इसकी शुद्धियां भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा निकालेंगे। पहले भौतिक विधि देखते हैं। भौतिक विधि में पहला भर्जन है। क्या है? भर्जन है। क्या है? भर्जन।
वर्जन। पहला क्या है? वर्जन। वर्जन वर्जन क्या है? एक बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर आएगा वर्जन 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 वर्जन। ठीक है। वर्जन क्या है? सल्फाइड एक्सको को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या प्रक्रिया वर्जन कहलाती है। यानी सल्फाइड एक्सको को जो लोहा और कापर है, कापर नहीं है, जो हमारे क्या है, जैसे हमारा आयरन और जिंक, कापर। आयरन जिंक कापर क्या है? एक इसके रूम में पाए जाते हैं ऑक्साइड रूम में। अब इसके क्या करेंगे हम? इसको हम क्या करेंगे? इसको हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे क्या है? टू टू जेड एस प्लस वायु की उपस्थिति में 3O2 क्या मिलेगा? 2ZnO टू 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 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है। तो इस रूम में प्राप्त हुआ, देखो, धातु ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हमें क्या मिल गया? धातु ऑक्साइड। इसे बोलते हैं भर्जन। इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तित। किस में परिवर्तित था? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ। किसमें परिवर्तित हुआ? ऑक्साइड में। तो इसे बोलेंगे भर्जन। आप दूसरा बोर्ड एग्जाम में आपके 2 नंबर या आता है सर, स्थापन। क्या है? निस्थापन। क्या है? स्थापन। कार्बोनेट आयस को, देखो सल्फाइड का किए तो भर्जन। अब देखो कार्बन आयस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। यानी जब हम सल्फाइड को वायु की स्थिति में गर्म करेंगे, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे कार्बोनेट को, तो उसे कहेंगे विस्थापन। यदि वही सल्फाइड होगा तो उसे गर्म करेंगे तो उसे बोलेंगे भर्जन। सल्फाइड गर्म करते हैं तो भर्जन, और कार्बोनेट गर्म करेंगे तो उसे बोलेंगे विस्थापन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल, अच्छा क्या एग्जाम्पल है? टू, ये टू नहीं है भाई, टू क्यों लिख रहे हो? ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इससे क्या करेंगे? गर्म करेंगे सीमित वायु पे, तो जेड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो इसे बोलेंगे स्थापन। सल्फाइड है तो इसे निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और इसे बोलेंगे भर्जन। आगे देखते हैं, आगे कुछ है? हाँ है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है। आप थर्मिट अपक्रिया क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। थर्मिट अपक्रिया क्या पढ़ने जा रहे हैं? थर्मिट अपक्रिया एग्जाम हो सकता आ जाए। थर्मिट अपक्रिया, थर्मिट अपक्रिया, थर्मिट अपक्रिया, थर्मिट अपक्रिया। थर्मिट अपक्रिया देखो, आयरन
आयरन ऑक्साइड FeO3 के साथ एल्युमिनियम की अपक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनों की पुर्जे की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अपक्रिया को थर्मिट अपक्रिया कहते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे रेल की पटरियां जैसे 10-10 फीट 20 फीट होते हैं, इसको बीच में इसको ऐसे दो पटरियां, इसको जोड़ने के लिए हम आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड की अपक्रिया किसे कराते हैं, एल्युमिनियम किसे कराते हैं, इस पुर्जे या मशीन पुर्जे जोड़ने को क्रिया को क्या कहते हैं, थर्मिट अपक्रिया। ये देखो रेल की पटरियां होती हैं, ये क्या होती हैं, रेल की पटरियां होती हैं। ये क्या है, रेल की पटरियां होती हैं। किस आकार की होती हैं, आई आकार की। किस आकार की होती है, आई आकार की। ठीक है, अब एक पटरी और आ गई, एक पटरी और आ गई, एक पटरी और आ गई, आ गई। अब इन पटरियों के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन पटरियों में क्या डालेंगे, क्या क्या डालेंगे, इन पटरियों में आयरन ऑक्साइड डालेंगे और क्या डालेंगे, और एल्युमिनियम डालेंगे। क्या डालेंगे, एल्युमिनियम। तो ये क्या होगा, जुड़ेगा। ये क्या होगा, जुड़ेगा। ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये क्या होगा, ये पटरियां जुड़ जाएगी। तब पटरियां ऐसे छुक 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 चलने लगेगी इस पे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, थर्मिट अपक्रिया बोलते हैं। या मशीनों के पुर्जे भी जोड़ने के लिए काम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम, तो क्या क्या हुआ, 2Fe प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड और उष्मा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील थे, ऑक्सीजन को आयरन को विस्थापित कर दी। आते हैं आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ थर्मिट अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 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 चलिए, कहाँ चले भैया, अपने सिलेबस पे देखो। सक्रियता, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जो सबसे ऊपर है उसका निष्कर्षण कैसे करते हैं, कार्बन। एक मिनट देखते हैं कितना भी बचा है, बस ज्यादा नहीं बचा है, 2 पेज और बचा है, बने रहिए, बस जल्दी खत्म हो सकता है। ठीक है, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, थोड़ा और टाइम लेते हैं आपका। देखिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ाते हैं। कार्बन के द्वारा सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइडों का अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर है तो इन धातुओं को सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम जो सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है, तो एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइडों को अपचयन करके उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इससे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इससे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं के परिष्करण, अब पढ़ते हैं धातुओं के परिष्करण। देखो भाई आज कितना है, 28 तारीख से हम पढ़ा रहे थे, आज हो गए 29 तारीख, 12:07 हो रहे, बस कुछ टाइम और लेंगे। ठीक है, धातुओं का परिष्करण, विभिन्न धातुओं का परिष्करण विभिन्न अपचयन पराक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी। धातुओं से अपद्रव्य अपशिष्ट को हटाने के लिए सबसे
अधिक प्रचलित विधि क्या, विद्युत अपघटनी, जो श्रेणी में सबसे ऊपर है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, उसको हम आसानी से अपचयन करके नहीं हटा सकते हैं। उसमें हम क्या करें, विद्युत अपघटनी प्रेस कर विधि अपनाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है। अब विद्युत अपघटनी प्रेसकरण क्या है, कॉपर, जिंक, टिन, चांदी जैसी को हम क्या करते हैं, ऐसी करते हैं, नहीं ऐसी नहीं करते, उसमें से अशुद्धियां दूर करते हैं। क्या करते हो तुम, पढ़ते हैं भाई, और क्या करते हैं। चलिए, चलो चलते चले, विद्युत अपघटनी परिष्कार पढ़ते हैं। कॉपर, जिंक, टीन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुएं की विद्युत अपघटन द्वारा मरीष्कृत किया जाता है। तो किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटन द्वारा। इन सब के किसके द्वारा करते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा। अब पढ़ते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, आइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संक्षारण, वेरी इंपॉर्टेंट। समझा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से संश्लेषित हो जाती है, उससे संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल होगा, अम्ल क्या करता है, जला देता है। अभी देखो, अम्ल क्या था, नाइट्रस और सल्फ्यूरिक अम्ल को 1:3 में जब मिलाया जाता है, 3:1, 1:3 था, 3, हाँ 3:1, जब 3:1 मिलाया जाता था तो सोना प्लेटिनियम को भी गला सकते थे। तो आसपास अम्ल, आर्द्रता और नमी, ऑक्सीजन के संपर्क आने से या संचरित होता है या लॉस होता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहा को नमी, जल, वायु को संपर्क में रख दो तो उसमें जंग लग जाएगा, तो इसी घटना को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, लिख सकते हो एग्जाम में, संक्षारण की प्रमुख घटनाएं, संक्षारण की प्रमुख घटनाएं, जैसे लंबे 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 समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत, परत है भाई, भरत नहीं है, परत चढ़ जाती है, जिससे जंग कहते हैं। तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने वाले लोहे पर क्या लग जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उससे हम कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। जंग तो छिड़ चुकी है, जंग तो छिड़ चुकी है आपकी बोर्ड एग्जाम की, जंग तो छिड़ चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम की। चलिए, खुली, क्या खुली भैया, खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती हैं तथा काली पड़ जाती है। जो देखते हो कहते हो पहलवा हमारा चांदी के था, एक करिया क्यों हो गई, करिया इसलिए हो गई कि वो क्या कर ली है, सल्फर के साथ अपक्रिया कर ली है, यानी सल्फर के साथ अपक्रिया चला के काला मुंह काला कर ली है। ठीक है, ऐसा नहीं, आओ टॉपिक पे। तो सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है तथा काली पड़ जाती है, इससे भी संसार कर। अब संसार की सुरक्षा क्या करने वाले हैं, सुरक्षा, सुरक्षा क्या करने वाले हैं, सुरक्षा। आखिर सुरक्षा कैसे करेंगे, हमारी धातुएं साफ बची रही, क्या साफ 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 बची रहे। चलिए 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 चलिए, पढ़ते हैं बढ़ते हैं, पढ़ते हैं बढ़ते हैं, पढ़ते हैं बढ़ते हैं, पढ़ते हैं बढ़ते हैं, सुरक्षा पढ़ना है मना। अरे सर जी ऐसे मत करा, ये क्या करे लागा। चलिए, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं। तो जंग से बचने के लिए उसको क्या करते हैं, पेंट कर दो भैया, पेंट पेंट या ग्रीस लगा दो, रुब्लिकेंट लगा दो। ठीक है, पहला ऑप्शन।
जंग को अन्य विधियों के द्वारा रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, मिश्र धातु द्वारा। एनोडीकरण क्या था? जब किसी धातु पे क्या चढ़ा देते हैं, एक मोटी परत चढ़ा देते हैं ऑक्साइड की, तो उसे क्या बोलते हैं? एनोडीकरण, यानी उसको एनोड बना लेते हैं, धातु क्या बना देते हैं? एनोड। अभी एनोडीकरण हमने आपको पढ़ाया, ठीक है, आप पीछे लेक्चर देख के देख सकते हैं एनोडीकरण किसे कहते हैं, एनोडीकरण किसे कहते हैं। यानी इसे धातु को एक भाग क्या कर देते हैं, एनोड बना के उसमें विद्युत अपघटन करा देते हैं, तो उसमें कुछ उसे मोटा कर देते हैं ऑक्सीजन परत। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती, इस विधि को यश दलेपन कहते हैं, नहीं कुछ और है कहते हैं, ठीक है। जो लोहे और इस्पात मतलब स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस पर जस्ते जिंक की पतली सी परत चढ़ाई जाती है, इससे यश दलेपन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक है, तो चलो ठीक, तो चलो, यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं, या पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। तो यदि लोहे के साथ हम कोई पदार्थ मिला देते हैं तो उसका गुणधर्म बदल सक जाता है, या धातु या धातु कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मिला सकते हैं। मिश्र धातु में आप पढ़ते हैं मिश्र धातु, क्या पढ़ते हैं? मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। यह समांगी मतलब वो दोनों मिल जाएं, दोनों क्या हो जाए? मिल जाएं, तभी लौह बनेगा, मिल जाए। ये नहीं कि दोनों अलग दिखते हैं, दोनों कैसे मिला तो दोनों एक जैसे दिखने लगे। जैसे हम दिखाते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल, आपको ऐसे नहीं समझ पाओगे। जैसे आपका रांगा हो गया सोल्डिंग वाला, और क्या हो गया, और इसी में हम लोग आपको दिखाते हैं, और जो जो भी है। चलिए मिश्र धातु, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलो देखो मिश्र धातु क्या? पीतल, क्या है? पीतल। मिश्र धातु क्या है? पीतल। कासा, सोल्डर मतलब है जो रांगा हमने बताया। देखो आप जो कंपनियों में यूज की जाती है लेड फ्री रांगा यूज की जाती है, इसमें लेड है। लेड क्या होता है? नुकसानदायक होता है, इंडस्ट्री में मिलाओ कम किया गया, लेड फ्री, ठीक है। इसमें चांदी भी थोड़ा मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? सोल्डर वायर में चांदी भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 1-2% चांदी भी मिलाया जाता है। देखो पीतल कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिलाने से पीतल बनता है। इसका समांगी मिश्रण हो जाता है बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में, ठीक है। कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। बर्तन बनाने और मूर्तियां बनाने में कॉपर और एसएन मिलाएंगे
तो इसका भी निर्माण कांसा, कॉपर और जिंक मिलाएंगे तो कॉपर और टीन मिलाएंगे, टीन है क्या सर, बर्तन और मूर्तियां बनाने में। और लेड और टीन मिलाएंगे तो बनेगा विद्युत तारों की बिल्डिंग, विद्युत तारों की बिल्डिंग, जैसे विद्युत तार दूसरे विद्युत तारों की बिल्डिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। दिमाग की हरी बत्ती जला लो सब लोग, जब भी आभूषण लेने जाओ तो 24 कैरेट वाला शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। गलत लिखा है क्या, आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इससे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा तथा चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट सोने में 22वां भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी होता है। अब समझ लो भैया, जो 24 कैरेट का सोना होता है बहुत काफी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता। इससे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा और चांदी मिलाए जाते हैं, तांबा और चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण कितने होते हैं, 22 कैरेट के। आपका गहना जेवरात जो भी सिकड़ी चैन जो भी है वो सब किससे बनते हैं, 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि 22 कैरेट सोने में 22वां भाग शुद्ध सोना, 22वां भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा या चांदी होता है। ठीक है, 22 भाग शुद्ध सोना, 2 भाग तांबा और चांदी होता है। ठीक है, इसका अर्थ यही है। ठीक है, आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज पढ़ा है धात अधात। अब नए वीडियो में आप पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। अगला वीडियो आपको कल मिलेगा, आप उसमें पढ़ेंगे कार्बन और यौगिक। ऐसे ही प्रत्येक दिन आपके प्रत्येक चैप्टर का वीडियो साइंस रिवीजन होता रहेगा। आप अपना ध्यान लगा के पढ़िए। ठीक है, आज आपने जो पढ़े आप देख ही रहे हैं, आपने जो पढ़ा है आज आपने ये पढ़ा है, तो इतने ध्यान पूर्वक से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। क्या धन्यवाद। ठीक है, आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। ठीक है, आज आपने जो पढ़ा है, आपने आज यह पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यह पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यह पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसको पढ़ चुके हैं आपने, आज इसको पढ़ चुके हैं। क्या धात एवं अधात, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हमने सारी जानकारी दे दी है। ठीक है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्लों के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अपक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए।